अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है सिविल सर्वेंट्स रूल्स। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं सिविल सर्वेंट रूल्स 2020। अच्छा, जिसका उसमें क्या होगा, उसमें ये है, उसका मकसद ये है कि उसमें ओल्ड ऑफिशियल्स को रिमूव करवा देना उनकी जगहों से, उनकी पोस्ट से। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन उसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और उसके साथ साथ ये जो सिविल सर्वेंट रूल्स आए हैं सामने, इसका पर्पस क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाए और परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए उनकी। अब इस एडिटोरियल में उसने पहले तो ये चीज़ें बताई हैं कि ये क्यों बनाए गए हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, लेकिन इसके जो नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें उसने उसके डिसएडवांटेजेस बताए हैं, उसकी डार्क साइड बताई है कि इन रूल्स की डार्क साइड क्या हो सकती है। तो अभी हमें पढ़कर पता चलेगा। चले स्टार्ट करें। अच्छा, वो लोग जो चैनल पे न्यू है उन्हें मैं बता दूं कि जितने भी ग्रीन कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हमारे सब्जेक्ट हैं, और पिंक कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हमारी वर्ब हैं, और ये येलो कलर में वोकैब नज़र आ रही है। और सेकंड, वो लोग जो मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी ऐप इस्तेमाल करती हूँ या डिक्शनरी यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ, ये कोई ऐप नहीं है, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। द गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, वो इंट्रोड्यूस करवा चुकी है। अच्छा, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया उसने? द सिविल सर्वेंट रूल्स 2020, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, ये कौन से रूल्स हैं? अब V3 के ज़रिए वो बता रहा है कि ये वो रूल्स हैं जिनका मकसद है, एम्ड एट है रिटायरिंग, कि उन्होंने रिटायर कर देना है। किसको? सुपरसीडेड ऑफिशियल्स को, जितने भी ओल्ड ऑफिशियल्स हैं। इवन वो कह रहा है यहाँ तक कि बिफोर, पहले ही दे रीच, वो पहुँचते हैं द एज ऑफ 60। पहले तो 60 एज फिक्स होती थी, अब वो कह रहा है कि बेशक वो 60 एज तक नहीं पहुँचे, लेकिन उनको क्या कर दिया जाएगा? उनको सुपरसीड कर दिया जाएगा, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यही बात कह रहा है कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं सिविल सर्वेंट रूल 2020, जिसका मकसद ही यही है कि उन्होंने रिटायर करवा देने हैं जितने भी ओल्ड ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो कह रहा है कि वो 60 ईयर्स की एज तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। अच्छा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक सेंटेंस है, 2 क्लॉजेज इस्तेमाल हुई हैं। द रूल्स, अच्छा अब ये रूल्स की बात कर रहा है, इसने आर्टिकल द लगाया है, जिसका मतलब है ये स्पेसिफिक रूल्स की बात कर रहा है, उनका जिक्र पहले आ चुका है। तो ये किन रूल्स की बात कर रहा है? ये इन सिविल सर्वेंट रूल्स की बात कर रहा है। कह रहा है ये जो रूल्स है ना, इंक्लूड, इनमें शामिल है, क्या शामिल है? अ लिस्ट, एक लिस्ट। अच्छा, किस चीज़ की लिस्ट शामिल है? ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है कंडीशंस की, ये लिंक शो कर रहा है इस लिस्ट की, इस कंडीशंस के साथ। कुछ शराइत हैं, ठीक है, कौन सी शराइत है, कौन सी कंडीशंस हैं? अब वो कह रहा है दैट, अब ये वो स्पेसिफिक कंडीशंस है जिनकी बात कर रहा है। मे इनेबल, जो कि इनेबल कर सकती हैं, जो अथॉरिटी दे सकती हैं, किसको? द कम्पिटेंट अथॉरिटीज़, ऐसी अथॉरिटीज़ जो कि कम्पिटेंट हैं, जो कि ऑफिशियल है, जो कि अहल हैं। अच्छा, ये अथॉरिटीज़ कहाँ पे हैं, कहाँ पे मौजूद हैं? विद इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा, ये किस चीज़ के काबिल हैं? टू सेंड, भेजने के लिए। किसको भेजना है? डेड वुड को, वो लोग जो अब काम के लायक नहीं है, जो यूज़फुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये डेड वुड कहाँ पे हैं? अमंग द ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके अंदर जो डेड वुड्स हैं, जो यूज़फुल नहीं है, जो अपना काम अच्छे से नहीं करे, उनको ये अथॉरिटीज़ घर भेज देंगी। सो दैट, ताकि सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट है ना, एज अ होल, पूरे मुकम्मल तौर पर वो कह रहा है बिकम, बन जाएंगे, मोर रिस्पॉन्सिव, बड़े रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, ज़िम्मेदार हो जाएंगे, टू द रिक्वायरमेंट्स, उन ज़रूरियात की तरफ। ज़रूरियात किसकी हैं? सर्विस डिलीवरी की एंड फोकस की। अच्छा, किसके ऊपर फोकस करना है? ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस पर। चलो इसे जोड़ते हैं और इसकी बैक ग्रामर को चेक करते हैं। वो कह रहा है ये जो रूल्स हैं ना, इसमें एक लिस्ट शामिल है कंडीशंस की, और ये वो कंडीशंस हैं जो कि अथॉरिटी दे देंगे, जो कि अनेबल कर देंगे किसको? अथॉरिटीज़ को, कम्पिटेंट अथॉरिटीज़, ऐसी अथॉरिटीज़ जिनके पास पावर होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे अथॉरिटीज़ है? जो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, उनको इस अनेबल कर देगी, इस चीज़ के अहल कर देगी कि वो भेज देंगे वो तमाम लोग जो कि ब्यूरोक्रेट्स के अंदर यूज़फुल नहीं है, उनको घरों में भेज दिया जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? इनके पीछे पर्पस क्या है? सो दैट, ताकि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, वो मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएँ, एक्टिव हो जाएँ उन रिक्वायरमेंट्स की तरफ, उन ज़रूरियात की तरफ जिनके लिए उनको रखा गया, जिस सर्विस की डिलीवरी के लिए उनको रखा गया है, और फोकस करें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपनी कारकर्दगी के ऊपर। अच्छा, अब ये कम्पिटेंट मतलब एफिशिएंट, कैपेबल,
कोई चीज़ जिसके काबिल है, जिनके पास पावर है, वो अथॉरिटीज़ की बात कर रहा है। अच्छा, डेड वुड इंसानों के लिए भी लगेगा और चीज़ों के लिए भी लगेगा। वो इंसान और चीज़ें जो अब यूज़फुल रही नहीं है, वो डेड वुड हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे उसने लगाया है अमंग। अमंग और अमंगस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, मैं पहले ही बता दूँ। जैसे स्पेशली और ई स्पेशली होता है ना, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं होता। स्पेशली अमंग्स, ये दोनों सेम ही होते हैं। और एक चीज़ है, अमंग और बिटवीन में एक डिफरेंस होता है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि अमंग कहाँ पे लगता है और बिटवीन कहाँ पे लगता है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? क्विक टू एक्ट, रिस्पॉन्स हो जाना, रिस्पॉन्सिव हो जाना, बहुत तेज़ी से अमल करना उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अच्छा, ये कौन सी ज़रूरियात हैं जो कि रिक्वायरमेंट है सर्विस डिलीवरी की, उसके लिए रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे ये लोग। द रूल्स से, ये जो रूल्स है ना, कौन से रूल्स? फिर इसने द आर्टिकल लगाया है, ये इन रूल्स की बात कर रहा है। ये जो रूल्स हैं से वो कहते हैं दैट ये के ऑफिशियल्स। अच्छा, कौन से ऑफिशियल्स हैं? हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है कि ये वो ऑफिशियल्स हैं हु मे बिकम एलिजिबल, जो कि बन सकते हैं एलिजिबल, अहल किसके लिए? फॉर अर्ली रिटायरमेंट, कि उनको पहले 60 साल की उम्र से पहले रिटायरमेंट दी जा सकती है, ये वो ऑफिशियल्स हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो ऑफिशियल्स हैं ना, विल इंक्लूड, इनमें शामिल होंगे दोज, वो भी, कौन? वो भी हु रिसीव, जो कि रिसीव करेंगे 3 और मोर एवरेज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स, जिनको मिलेगी, क्या मिलेगी? जो रिसीव करेंगे जिनको मिलेगी, क्या मिलेगी? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स। और ये कैसी रिपोर्ट होगी? जो कि एवरेज होगी और 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा मिल चुकी होगी। ये वो होंगे ऑफिशियल्स। दूसरा वो कह रहा है कि हु हैव बीन ट्वाइस रिकमेंडेड, जिनको 2 बार रेकमेंड किया जा चुका होगा सप्रेशन के लिए, उनको उनकी जगह से रिप्लेस करने के लिए। और दूसरे को और कौन से होंगे? फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन, जो कि करप्शन में मुलव्वस होंगे। और हैव एंटर्ड हो चुके होंगे इनटू अ प्ली बार्गेन, और प्ली बार्गेन में वो एंटर हो चुके होंगे विद नैप के साथ और किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ। उसके बाद कह रहे हैं एंड अ फ्यू अदर सच कंडीशंस, और दूसरी भी ऐसी कंडीशंस हैं, ये चंद एक उसने बताई हैं। अच्छा, ये प्ली बार्गेन क्या होता है? अच्छा, पहले इसको जोड़ते हैं फिर मैं बताती हूँ। वो कह रहे हैं जो रूल्स हैं ना, जो कहते हैं कि जो कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं जो अहल हैं रिटायरमेंट के लिए, अर्ली रिटायरमेंट के लिए, कह रहा है इनमें वो शामिल होंगे जो रिसीव करेंगे एवरेज परफॉर्मेंस एवल्यूशन रिपोर्ट को 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा, जिनको रिकमेंड किया जाएगा सप्रेशन के लिए, मतलब उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको उनकी जगह से हटाने के लिए, जिनको पाया जाएगा गिल्टी करप्शन के लिए, और दूसरा एंटर हो चुके होंगे प्ली बार्गेन में नैप के साथ या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ। और इसी तरह उसने कहा दूसरी भी कंडीशंस मौजूद हैं। अच्छा, प्ली बार्किंग का थोड़ा सा मैं बता दूं कि वो शख्स, कोई भी शख्स है, अगर उसने कोई पैसा करप्शन की हुई है तो वो क्या करेगा? नैप को, जो भी नैप है हमारी, जो उसको ना प्ली बार्गेनिंग की रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट करने पे वो उसकी रिक्वेस्ट को, नैप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ये होगा, जो प्ली बार्गेनिंग है वो पहले से लूटी हुई जितनी भी रकम है जो उसने करप्शन की हुई है, वो रकम जो है हुकूमत के ख़जाने में वापस जमा करवा देगा और उसको उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। तो ये प्ली बार्गेन है, वो नैप के साथ भी है और किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ। सप्रेशन का मैंने मतलब बता दिया, एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग, रिप्लेस करना। आ फ्यू, अच्छा एक होता है फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, ये आपका जान नहीं छोड़ेंगे, इसको अच्छे से समझ लें। जब फ्यू होता है इसका मतलब होता है ना होने के बराबर। ये उन चीज़ों की तरफ इशारा करता है जो ज़ीरो होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। आ फ्यू से मुराद फिर भी एक पॉजिटिव सेंस आती है, जिसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ मौजूद है, थोड़ी बहुत चीज़ मौजूद है, ठीक है। दा फ्यू का मतलब होता है चाहे वो थोड़ी है चाहे ज़्यादा है, जितनी भी है उसकी जो भी मिकदार है वही, ठीक है, जो भी है जितना भी है वही दा फ्यू में आ जाता है। अब यहाँ पे उसने दूसरी कंडीशंस की बात की है, वो आ फ्यू है, मतलब वो कुछ हैं, मतलब और भी कंडीशंस है, ये चंद एक कंडीशंस इसने यहाँ पे बताई हैं। द गवर्नमेंट आर्ग्यूज, जो गवर्नमेंट है ना वो आर्ग्यू कर रही है। आर्ग्यू करने का मतलब बहस करना भी होता है, परसुएट करना भी होता है। अच्छा, ये किन को परसुएट कर रही है? ये जो रूल्स है ना, विल इंश्योर, इस बात को वो परसुएट कर रही है कि ये जो रूल्स हमने लगाए हैं ना, ये पक्का कर देंगे किस चीज़ को? बेटर परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? एंड मोर एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे कायल कर रही है कि जो रूल्स हैं वो परफॉर्मेंस अच्छी करेंगी हमारे ब्यूरोक्रेसी को, उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देंगी।
हाउएवर देयर इज़ अ जेन्युइन कंसर्न। अब ये दूसरी साइड बता रहा है, ठीक है। अब पहले तो उसने बता दिया कि ये रूल्स, ये वाले रूल्स बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट में, उसके पीछे ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस को पूरा होने के बाद उनको अर्ली रिटायरमेंट दे दी जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइड दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है, वो कह रहा है देयर इज़ अ जेन्युइन कंसर्न, कह रहा है एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, एक फ़िक्र है, एक एंग्जाइटी है, एक वरी है। किस बारे में, दैट ये कि दीज रूल्स, ये जो रूल्स की बात की है ना, ये वाले जो रूल्स ऊपर बताए हैं उसने, ये रूल्स में एंड अप, वो एंड अप हो सकते हैं, उनका इख्तिताम जो है ना कहीं और ही हो सकता है। कहाँ हो सकता है, वीकनिंग द ब्यूरोक्रेसी, कि वो जो है वो ब्यूरोक्रेसी को वीक कर सकते हैं, कमज़ोर बना सकते हैं, और मेकिंग इट वल्नरेबल, और इसको वल्नरेबल बना देंगे किसके आगे, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के आगे। अब ये क्या बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि हमारे वहाँ पे ना एक जेन्युइन कंसर्न है, एक बिल्कुल सही फिक्र है। किस बात की, जो ये रूल्स है ना, इसका इख्तिताम कुछ और होगा। इख्तिताम ये होगा, इससे हमारी ब्यूरोक्रेसी वीक हो जाएगी और वल्नरेबल हो जाएगी। मतलब किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, जो भी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होती है ना, जो सियासी तौर पर जो हेरा फेरी होती है अपने मफादात को पूरा करने के लिए, तो ये उस चीज़ के लिए वल्नरेबल हो जाएंगे, मतलब उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, उसके इफेक्ट में आ जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पे अब ये चेक करो, यहाँ पे इन्वर्जन लगी हुई है। कैसे पता इन्वर्जन लगी हुई है, जब हेल्पिंग वर्ब, जब वर्ब, जो वर्ब होती है वो पहले आ जाए सब्जेक्ट से, तो वो होती है इन्वर्जन। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे देयर जो है ये असल में एडवर्ब है, जो रियल हमारा सब्जेक्ट है वो कंसर्न है, कि कंसर्न इज़ देयर। जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक। अच्छा, और उसके बाद मे एंड अप। अच्छा, ये एक नया स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लें जल्दी से। एंड अप डूइंग समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने जो काम स्टार्ट किया है उसका पर्पस ये आपको पता है, आपके दिमाग में बना हुआ है कि मैं इस मकसद को लेके ये काम स्टार्ट किया है, लेकिन होता क्या है, आप एंड अप, आपका इख्तिताम जो होता है वो किसी और काम के ऊपर होता है। जैसे अक्सर आप बाज़ार जाते हो, आप घर से निकले हो कि मैं जी फ़लाँ चीज़ लेने जाऊंगा, और जब आप घर आते हो तो आप कुछ का कुछ और ले आते हो। तो आप क्या करते हो, गए कुछ और करने और लेकर कुछ और आए हो। तो ये होती है एंड अप डूइंग समथिंग। अच्छा, इसका रूल क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, एंड अप होता है, उसके बाद वी प्लस ING आता है। जैसे यहाँ पे लगा था वीकनिंग और मेकिंग, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, इसमें जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो आएगी जरंट आएगा, ठीक है, वर्ब प्लस ING लगेगा, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब ये देखो, आई वॉन्टेड टू टीच फिक्स प्रपोजिशन। आज तो संडे था, मैंने तो आपको फिक्स प्रपोजिशन पढ़ानी थी ना, तो मैं तो इस पर्पस के लिए ये माइंड में बना के बैठी हुई थी। बट लेकिन एंडेड अप टीचिंग द एडिटोरियल, लेकिन मेरा इख्तिताम किस चीज़ के ऊपर हो गया, मैं तो एडिटोरियल पढ़ाने लग गई। मतलब मैंने मकसद कुछ और था और जो उसका रिजल्ट निकला है वो कुछ और निकल आया। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गई, किस लिए गई, बाय क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के लिए, बट एंडेड अप बाइंग शूज़। तो किस बात पे मेरा इख्तिताम हुआ, किस चीज़ पे आके रुकी हूँ, शूज़ खरीदने पे। घर से मैं गई थी कि मैं कपड़े लेकर आऊँगी, और एंड अप कहाँ पे हुआ मेरा, शूज़ खरीदने पे। ये वो रिज़ल्ट होते हैं जो आपने प्लान नहीं किए होते, जो आपके दिमाग में नहीं होते। क्योंकि अब ये जो इनके रूल्स थे वो उनका पर्पस क्या था कि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी करनी है और ब्यूरोक्रेसी को अच्छा बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, वेल ऑर्गेनाइज बनाना है। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे मे लगा के पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो रूल्स हैं, ये एंड अप हो सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, वल्नरेबल क्या होता है, वीक, ससेप्टिबल, एक्सपोज्ड। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से वल्नरेबल होती है ना, मतलब वो उसके ऊपर असर पड़ सकता है। अगर तो वो कोई चीज़ है, मतलब कि अगर कोई पर्सनली एक ह्यूमन बॉडी है, तो अगर वो वल्नरेबल है तो मतलब उसको फिजिकली या मेंटली डैमेज हो सकती है उस चीज़ से। तो अब ये जो चीज़ है यहाँ पे वल्नरेबल टू पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ये जो पॉलिटिकल सियासी तौर पर जो मैनिपुलेशन होती है, जो हेरा फेरी होती है, जो सिर्फ हमने मफादात को पूरा करने के लिए जो काम होते हैं, उन चीज़ों के ये वल्नरेबल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे भी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मैनिपुलेशन का मतलब होता है कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना किसी को और किसी चीज़, किसी इंसान को या किसी चीज़ को सिर्फ अपने मकासद के लिए, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचना, इसको कहते हैं मैनिपुलेट करना, किसी को मैनिपुलेशन करना।
वन ऑफ द की स्ट्रेंथ, कह रहा है जो की स्ट्रेंथ है ना, जो बुनियादी ताकत है किसकी, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की। जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जो बुनियादी ताकत है ना, की का मतलब होता है कोर स्ट्रेंथ जो उसकी है, उनमें से एक। अच्छा वो एक क्या है, अब इसके बाद ये डैश नज़र आ रही है ना, इसके बाद ये एक और बात करना चाह रहा है, कोई एक डिफरेंट बात करना चाह रहा है कि द सो कॉल्ड स्टील फ्रेम ऑफ गवर्नेंस। कह रहा है कि ये जो उसने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात की है ना, इसके बारे में कह रहा है सिर्फ नाम का ही स्टील फ्रेम है, कि नाम का ही स्ट्रक्चर है गवर्नर्स हुकूमत का, कि अब ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं रहा। अच्छा उसकी जो स्ट्रेंथ है उनमें से वो एक ही बात कर रहा है, इसका सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी है, तहफ़्फ़ुज़ था। तहफ़्फ़ुज़ किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है, टेन्योर का। मतलब कि आपको पता है कि आप सरकारी मुलाजिम बन गए हो तो आप 60 साल से पहले आपको कोई नहीं हिला सकता। ये टेन्योर कौन सा है, विच कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद, जिसको छेड़ाछाड़ी नहीं की जा सकती, टेम्पर्ड विद नहीं किया जा सकता। किसके ज़रिए, बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। जो भी आज की गवर्नमेंट है, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसके ज़रिए उसको टेम्पर्ड विद नहीं किया जा सकता। ये था उसका ब्यूरोक्रेटिक का स्ट्रक्चर। उसका जो स्ट्रक्चर का एक पार्ट है ना, उसने ये बताया है। लेकिन अब क्या है, वो कह रहा है सो कॉल्ड स्टील फ्रेम ऑफ गवर्नेंस, अब तो हुकूमत का सिर्फ नाम का ही स्टील फ्रेम रह गया है, बुनियादी ढांचा रह गया। तो अब ये क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जितनी भी की स्ट्रेंथ थी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की, उनमें से जो एक थी ना, वो ये सिक्योरिटी होती थी टेन्योर की, कि आपको इतने टाइम पीरियड तक आपको कोई आपकी जगह से नहीं हिला सकता। और ये वो टेन्योर होता था जिसको टेम्पर्ड विद भी नहीं किया जा सकता था, जिससे छेड़छाड़ी भी नहीं की जा सकती थी गवर्नमेंट के ज़रिए, जो भी आज की गवर्नमेंट मौजूद है। अच्छा ये मैं बता दूँ, वन ऑफ आपको जहाँ भी नज़र आएगा ना, वन ऑफ, उसके बाद हमेशा आपने प्लूरल नाउन लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि मैंने बताया था ऑफ प्रपोजिशन जो होती है वो सिलेक्शन का काम भी करती है। तो जब आप सिलेक्शन उन दो चीज़ों में से ही कर सकते हो ना जो प्लूरल होंगी। अब एक चीज़ के अंदर से आप क्या सिलेक्शन कर सकते हो, ज़्यादा दोस्त होंगे तो तब भी आप कहोगे ना कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मेरे दोस्तों में से जो एक है वो अच्छा है या जो भी है। अब वन ऑफ द की पॉइंट्स, अब जितने की पॉइंट्स दिए गए उनमें से एक, अगर एक ही की पॉइंट होगा तब तो नहीं ना आप बात करोगे। तो ये याद रखना है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन करना है, क्योंकि ये सिलेक्शन करता है और सिलेक्शन हमेशा दो चीज़ों के अंदर ही हो सकती है, दो या दो से ज़्यादा के लिए। अच्छा सो कॉल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो चीज़ जो सिर्फ नाम की हो, मतलब उसके अंदर वो क्वालिटीज़ मौजूद ना हो। इसको बनाते कैसे, इसमें सब्जेक्ट आता है, इज़मर आता है, उसके बाद सो कॉल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप वो क्या करता है, वो मतलबी दोस्त है, मतलब जब आपको उसकी ज़रूरत होती है कि वो आपकी हेल्प करेगा तो वो भाग जाता है, तो आप क्या कहते हो, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, तुम असल दोस्त नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई दोस्तों वाली क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है। अब एक पर्सन है, बना तो वो डॉक्टर हुआ है, लेकिन उसको मेडिकल का कुछ नहीं पता, उसको यही नहीं पता कि उसको अपने प्रोफेशन के साथ ही वो सिंसियर नहीं है, तो आप उसको क्या कहते हो, यू आर सो कॉल्ड डॉक्टर, तुम सिर्फ नाम के डॉक्टर हो, तुम्हारे अंदर डॉक्टर्स वाली कोई भी काबिलियत मौजूद नहीं है। तो इसी तरह वो कह रहा है ये सो कॉल्ड है, ये सिर्फ नाम का स्टील फ्रेम है, एक मजबूत ढांचा है गवर्नेंस का, हुकूमत का। अच्छा टेन्योर का मतलब होता है द राइट, हक, टू रिमेन, बरकरार रखना, परमानेंटली इन अ जॉब, कि एक टाइम पीरियड है वहाँ तक आप रह सकते हैं, वो आपका टेन्योर होता है, वो आपका टाइम पीरियड होता है। टेम्पर्ड विद का मतलब क्या होता है, टेम्पर्ड विद समथिंग, जब आप यहाँ पे ये लगाते हो ना टेम्पर्ड करना किसी चीज़ के साथ, इसका मतलब होता है इंटरफेयर विद इट, उसको इंटरफेयर करना और ट्राई करना, कोशिश करना चेंज करने की, व्हेन दे हैव नो राइट टू डू सो, और उस वक्त करना जब आपके पास कोई राइट भी नहीं ऐसा करने का, तो इसको कहते हैं टेम्पर्ड विद। इट इज़ ये है, क्या है, दिस सिक्योरिटी, वो कह रहे हैं यही सिक्योरिटी थी, ये जो टेन्योर की बात कर रहा है ना, यही सिक्योरिटी थी दैट एनेबल्स, जो कि काबिल बनाती थी ब्यूरोक्रेसी को टू रेजिस्ट, ताकि वो फाइट कर सके किसको, पॉलिटिकल प्रेशर को। जितना भी पॉलिटिकल प्रेशर आता था उसको बर्दाश्त करते थे सिर्फ इस सिक्योरिटी की वजह से, और अप होल्ड करते थे और फॉलो करते थे जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, अपॉन विच, जिसके ऊपर रेस्ट द एडिफाइस ऑफ गवर्नेंस, जिसके ऊपर जो पूरी गवर्नमेंट का ढांचा होता था ना, स्ट्रक्चर होता था, वो रेस्ट करता था, वो पड़ा हुआ होता था, डिपेंड करता था। तो ये क्या बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यही वो सिक्योरिटी थी जो कि ब्यूरोक्रेसी को अनेबल करती थी, इतनी पावर देती थी कि वो रेसिस्ट करता था, मुकाबला करता था पॉलिटिकल प्रेशर का, और रूल्स और रेगुलेशंस को पूरा करता था। ये रूल और रेगुलेशंस कौन से थे, ये वो होते थे जिसके ऊपर गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस का जो बुनियादी ढांचा है वो कायम है।
अच्छा ये रेजिस्ट है, देखो ये रेजिस्टेंस ही बना है, इसका मतलब होता है फाइट करना, लड़ना अगेंस्ट और अपोज समथिंग और समवन, कि इस वजह से ये रेजिस्ट करते थे पॉलिटिकल प्रेशर से, सिर्फ और सिर्फ इस सिक्योरिटी की वजह से। अप होल्ड करने का मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, बनाए रखना किसी चीज़ को। तो ये किसको बनाए रखते थे, किसको फॉलो करते थे, ये रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहा है। अच्छा रेस्ट करना और एडिफाइज, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर इन्वर्जन लग गई है। इस पूरे एडिटोरियल में 2 टाइम्स उसने इन्वर्जन इस्तेमाल की है। इन्वर्जन का मैंने बताया है, जब वर्ब पहले आ जाए उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, इन्वर्जन की भी अपनी काइंड्स होती हैं आगे, तो ये ऐसा ऐसा इंशाल्लाह करेंगे हम। तो ये यहाँ पे भी इन्वर्जन लगी हुई है जिसमें वर्ब पहले आ गई है, सब्जेक्ट बाद में है। एडिफाइज का मतलब होता है बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, असेंबली, जिसके ऊपर सारी की सारी चीज़ कायम होती है। इफ़ दिस इज़ वीकेंड, अब कह रहा है ये, अब ये जो ढांचा है, जो बुनियादी ढांचा, अगर यही वीकेंड हो जाता है, यही कमज़ोर हो जाता है और मेड डिपेंडेंट, और डिपेंड करना शुरू कर देता है किसके ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, इनफराद के ऊपर। अच्छा ये किन इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, whomsoever, कोई भी कह रहा है, दे मे बी, वो हो सकते हैं। देन फिर क्या होगा, वी रन अ वेरी रियल रिस्क ऑफ ऑफिशियल्स, तो हम किस रिस्क के अंदर आ जाते हैं, हम किस कंडीशन के सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं, उस सिचुएशन में जिसमें ऑफिशियल्स जो होते हैं वो स्करिंग करते हैं टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ दोस्त, उन लोगों की अच्छी किताब में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए जो कि हु हैव द पावर, जो कि पावर रखते हैं, किस चीज़ की पावर, डिसाइड करने की। टू प्रपोजिशन के जरिए पर्पस बता रहे हैं इस पावर का, ये पावर कौन सी है जो डिसाइड करती है, फैसला करती है, हु स्टेज, कौन रहेगा इन सर्विस, सर्विस में, एंड हु इज सेंड पैकिंग, और किसको भेजा जाएगा पैकिंग के साथ, उसके साजो सामान के साथ। ये इसने बहुत अच्छी बात की, इस एडिटोरियल में मुझे सबसे अच्छी बात इसकी यही लगी थी। वो कह रहा है अगर ये जो बुनियादी स्ट्रक्चर है ना, अगर यही कमज़ोर हो जाता है, यह डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। अच्छा अब ये किन इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, ये वो इंडिविजुअल्स हैं, उसने कहा है जिनके पास ना पावर होगी, जिनके पास ये इख्तियार होगा कि वो आपको सर्विस में रख सकते हैं या वापस भेज सकते हैं, ये उन लोगों की बात कर रहा है। अब उसके बाद ये जो दरमियान में ये इसमें कह रहा है कि देन क्या होगा, फिर क्या होगा, हम रन करेंगे, हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जिसमें हमारे जो ऑफिशियल्स होंगे ना वो तेज़ी स्ट्रगल करेंगे कि किसी तरह से हम इनकी नज़र में ना, टू बी इन द गुड बुक्स का मतलब यही होता है कि किसी की नज़र में, उन लोगों की नज़र में अच्छे बन जाएं। और ये लोग कौन है, जिनके पास पावर है आपको सर्विस में रखने की और वापस भेजने की। अच्छा अब रन अ वेरी रिस्क का मतलब चेक कर लो। इसका मतलब होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर होना जिसके अंदर कुछ भी बैड हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है, मतलब आप रिस्क लेने लग गए हो, ये वो सिचुएशन हो गई है। अब ये सिचुएशन ख़तरनाक नहीं है तो और क्या है कि जितने भी ऑफिशियल्स होंगे वो स्करिंग कर रहे होंगे, मतलब तेज़ी से भाग रहे होंगे कि किसी तरह से हम किसी की नज़र में अच्छे बन जाए। टू बी इन द गुड बुक्स का मतलब क्या होता है, देखो हर इंसान की एक लिस्ट होती है, हर इंसान को पता होता है कि ये इंसान आपकी गुड बुक में आता है या बैड बुक में, आपने इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। तो लोग क्या करते हैं, जिनके पास पावर है फिर वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इस बंदे की ना फेवर मिल जाए, किसी तरह से इसकी नज़र में हम अच्छा बन जाए, तो इसको कहते हैं बी इन वंस गुड बुक्स। द इंटेंशन, जो इरादा है ना, किस चीज़ के पीछे, बिहाइंड प्रपोजिशन है। अच्छा जब आप सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे प्रपोजिशन लगी है, कहाँ पे उसने वर्ब लगाई है। अब ये इंटेंशन के बाद उसने प्रपोजिशन लगाई है बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दीज रूल्स, ये जो रूल्स बने हैं ना इनके पीछे जो इरादा है ना, मे अपीयर, दिखाई दे सकता है कि टू बी फेयर के वो सही है, इरादा ठीक है इसलिए उन्होंने ये रूल्स बनाए, लेकिन बट ऑपरेशनलाइजिंग द रूल्स इज़ बाउंड टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। लेकिन ये जो ऑपरेशनलाइजिंग करना है ना, इनको यूज़ करना है इन रूल्स को, उसके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय क्रिएट करने के प्रॉब्लम्स को। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर उसने बताया है उसके बाद तो वाकई ये बात ठीक लगती है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। बाउंड टू हमने कुछ दिन पहले एडिटोरियल्स में पढ़ा है, इसका मतलब होता है जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है, आपके क्या चीज़ होनी है, आप लाचार हो, मजबूर हो कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑपरेशनलाइजिंग का मतलब होता है पुट इनटू ऑपरेशन और समथिंग। कह रही ना हाईली पॉलिटिसाइज्ड इन्वायरमेंट लाइक आवर्स, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है, पॉलिटिसाइज्ड है, मतलब जहाँ पे चलती पॉलिटिक्स है, इट वुड बी पर्टिकुलरली अनवाइज, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये वाइज नहीं है, ये समझदारी वाली चीज़ नहीं है। टू गिव देना गवर्नमेंट्स को, क्या देना गवर्नमेंट्स को, पावर देना कि वो मेक करे, डिसीजन बनाए, किसके बारे में, अबाउट द करियर फेट्स, जो करियर के मुकद्दर है ना किसके, ब्यूरोक्रेट्स के। कह रहे
वो एनवायरनमेंट जो कि पॉलिटिसाइज्ड है, जहाँ पे चलती ही पॉलिटिक्स है, इट वुड बी पर्टिकुलरली, ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये अक्लमंदी की बात नहीं है कि आप जो हो ना वो दे दो गवर्नमेंट्स को पावर के वो डिसाइड करें ब्यूरोक्रेट्स के करियर फेट्स को कि उनके क्या मकसद है, जिसको रखना है किसको निकालना है। पॉलिटिसाइज का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो बाय पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स का मतलब ही आपको पता ही क्या बात हो रही है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़, क्या है टू स्टॉप, रोकने के लिए किसको स्टॉप करना है, गवर्नमेंट को। अच्छा कौन सी गवर्नमेंट ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, डे आज की। अच्छा किस चीज़ से इसने स्टॉप करना है, फ्रॉम मेकिंग सच डिसीजन, ऐसे फैसले बनाने पे। अच्छा ये डिसीजन कौन से होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बुनियाद पे होंगे, लाइक्स और डिसलाइक्स की बुनियाद पे। कहता है ऐसा क्या है कि जो स्टॉप करेगी आज की गवर्नमेंट को बनाने पे ऐसे फैसले जो कि सिर्फ बुनियादी किसके ऊपर बेस करते होंगे, लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर। The committees and forms that have been given the responsibility to make such judgment, कह रहे जो कमेटी हैं, फॉर्म्स हैं जिनको दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है किस चीज़ के लिए, टू मेक। देखा ना टू प्रपोजिशन के जरिए वो फिर पर्पस बता रहा है। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका मकसद है ऐसी जजमेंट्स करना, एज पर अकॉर्डिंग टू द लॉ, न्यू रूल्स के मुताबिक। ऑल्सो वर्क, वो भी तो वर्क करती हैं अंडर द पॉलिटिकल सिस्टम। अब कह रहे हैं ये जो कमेटी ऑफ फॉर्म्स बनाई गई हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो ऐसी जजमेंट्स करेंगी रूल्स के मुताबिक, अब वो कह रहे हैं ये भी तो वर्क कर रहे हैं अंडर पॉलिटिकल सेटअप के, एंड आर देयर फॉर, इसलिए क्या है, डिपेंडेंट, मुनहसिर है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ऑन द लीडरशिप के ऊपर। फिर वही बात आ गई, वो कह रहा है ये जो कमेटी और रिफॉर्म्स है ना जिनको दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना ऐसे जजमेंट्स को अकॉर्डिंग रूल्स के मुताबिक, ये भी तो वर्क कर रहे हैं पॉलिटिकल सेटअप के अंदर, और ये भी डिपेंडेंट है लीडरशिप के ऊपर। देयर इज़ नो रीज़न, कह रहा है कोई भी अब वजह नहीं है। क्या वजह नहीं है, क्यों, कह रहा है वाई द करियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स शुड बी, कह रहा है क्यों करियर्स जो हैं ब्यूरोक्रेट्स के शुड भी होने चाहिए, शुड बी पुट इन द हैंड्स ऑफ द कमेटी। कह रहा है देयर इज़ नो रीज़न, कोई भी वजह नहीं है, वाई द करियर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, कि क्यों जो करियर्स है ब्यूरोक्रेट्स का शुड बी रखना चाहिए, होना चाहिए, पुट इन द हैंड्स ऑफ द कमेटी, वो क्यों कमेटी के हाथों में देना चाहिए। और ये कमेटीज़ कौन सी हैं, विच रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट करती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा है। तो वही बात कर रहा है कि कोई रीज़न नहीं है, कि कहीं से भी ये रीज़न नहीं बन सकता कि आप ये जो करियर फेट है ना ये दे दो, ब्यूरोक्रेट्स की जो करियर फेट है इसको रख दो कमेटी के हाथों में, और ये वो है जो कि रिपोर्ट करेगी पॉलिटिकल लीडरशिप को। इट वुड बी एडवाइजेबल, ये काबिल नसीहत है, किसके लिए, फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। अच्छा क्या चीज़ एडवाइजेबल है, टू रिव्यू, कि फिर से देखी, री मतलब फिर से, व्यू मतलब देखो, फिर से देखो किस चीज़ को, दिस डिसीजन, इस फैसले को, एंड स्ट्रेंथन द ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करो, इंस्टेड किस चीज़ के बजाय, इंस्टेड ऑफ फर्दर मज़ीद वीकनिंग इट। तो कह रहा है कि वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि काबिल नसीहत है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए, वो फिर से इस फैसले को देखें और स्ट्रेंथ करें ब्यूरोक्रेसी को, बजाय इसको मज़ीद कमज़ोर बनाने के, वीकनिंग इट। यहाँ पे वीकनिंग क्यों आया है, क्योंकि हमारे साथ प्रपोजिशन लगी है। प्रपोजिशन जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, जेरेंट होता है। जब हमने वर्ब को नाउन बना के लिखना होता है तो हम उसमें आईएनजी लगा के उसको जेरेंट बना देते हैं, इसलिए ऑफ के बाद यहाँ पे वीकनिंग आया। अच्छा एक होता है फर्दर, एक होता है फर्दर। अच्छा फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस है, जो फार्दर होता है ना इसमें ये बात याद रखो, ये FER से बना है जिसका मतलब होता है दूर, ठीक है। फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंट, दूर, ये फासले की बात कर रहा है। और जो फर्दर होता है ना इसका मतलब होता है एडिशनल, मज़ीद। यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो फर्दर इस्तेमाल हुआ है, फर्दर इस्तेमाल नहीं हुआ, इनको कभी भी मिक्सअप नहीं करना। आज की वीडियो हो गई है कंप्लीट। तो वो लोग जो मुझे सजेशन दे रहे हैं कि मैं ग्रामर वीडियोस बनाऊं, तो वो ग्रामर में क्या सीखना चाहते हैं, टेंसेस को सीखना चाहते हैं, एक्टिव पैसिव को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, जो भी सीखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।